नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। मैं इस वक्त हूँ गया शहर के मानपुर मोहल्ले में, वो मोहल्ला जो प्रसिद्ध है कपड़ा उद्योग के लिए। यहाँ पर बुनकरों की बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ दिन रात हैंडलूम चलते हैं, जिसे पावरलूम कहा जाता है। पावरलूम चलता है और काफ़ी अधिक यहाँ पर उत्पादन होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है, खास करके पूर्वी भारत या उत्तर पूर्वी भारत में काफ़ी अधिक यहीं से कपड़ों की खेप जाती है। हर तरह के कपड़े यहाँ बनते हैं और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन आज हम लोग मिलेंगे यहाँ के बुनकरों से, उनसे जुड़े हुए लोगों से। हमारे साथ हैं हितेंद्र प्रसाद जी। बुनकर परिवार से हैं, खुद भी बुनकर रहे, लेकिन बाद में फिर ये पढ़ाने लिखाने के पेशे में आ गए। लेकिन ये यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों को, यहाँ के उत्पादन के बारे में, यहाँ के बुनकरों के बारे में, यहाँ की बाकी अर्थव्यवस्था के बारे में गहराई से जानकारी रखते हैं। हितेंद्र जी, आप बताएंगे कि कब से ये चल रहा है यहाँ पर ये बुनकरों का काम, और कितना अधिक उत्पादन हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन आए जो आपने देखे? अगर इसे हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब से मानपुर नगरी की स्थापना हुई तब से ये बुनकरों का ही क्षेत्र रहा है, और इसके साथ साथ कुछ अन्य व्यवसायियों के लोग भी रहे हैं। यहाँ का मुख्य पेशा व्यवसाय रहा है कपड़ा का, और ब्रिटिश शासनकाल में जहाँ तक मेरी जानकारी है और पुराने लोगों के कथनानुसार, तो यहाँ पे कपड़ा व्यवसाय बहुत कुछ डैमेज हो चुका था अंग्रेज़ों की गलत नीति के कारण। लेकिन जब देश को आज़ादी मिली तब से यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे कपड़ों का व्यवसाय आगे बढ़ते चला गया, और भारत सरकार द्वारा पहले हैंडलूम को, बाद में पावरलूम को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत तरह की सहायता दी गई। नतीजा धीरे धीरे करके यहाँ पे व्यवसाय पुनर्स्थापित हो गया, और जो बुनकर पहले किसी दूसरे काम में मजदूरी करते थे वे धीरे धीरे अपने पेशे में आते चले गए। लेकिन आज़ादी से लेकर के अब तक के अगर हम 70-72 सालों का इतिहास देखें तो इस बीच में इस व्यवसाय में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते रहे हैं। कभी सूत की उपलब्धि नहीं रही, कभी महंगाई हो गई, कभी मजदूरी की कमी हो गई, कभी सरकार की कुछ ऐसी आर्थिक नीतियाँ रहीं जिससे हमारा कपड़ा व्यवसाय डैमेज खा गया। ये सारी बातें रही। ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि आज जो मानपुर का व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय साधारण ढंग के कंडीशन में है, कोई बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी चलन में है। तो इसका सबसे बड़ा योगदान यहाँ के बुनकरों का है, जो अपने पूरे परिवार के साथ दिन रात काम में लगे रहते हैं। चाहे वो खुद पावरलूम के मालिक हों, या वो खुद जॉब वर्कर हों, या वो खुद बुनकर मजदूर हों, सभी लोग यहाँ दिन रात काम में लगे रहते हैं, और इस कारण उनके कपड़ों की लागत पूरी तरह से नहीं आ पाती है। जितना होना चाहिए सारे लागत के बाद एक अच्छे मुनाफे पर कपड़ा बिकना चाहिए, वो नहीं बिक पाता है। फिर भी उनकी मेहनत की मजदूरी हो जाती है और इससे उनका अपना काम चलता है। नहीं, ये बताइए कि अभी कितने लोग इस यहाँ पर जुड़े हुए हैं हैंडलूम के उद्योग से? मैं ऐसा समझता हूँ कि कम से कम यहाँ 60,000 लोग इस कपड़े व्यवसाय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें केवल मानपुर पटवटोली के लोग ही नहीं हैं बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी हैं। और कितना उत्पादन और कितने का व्यवसाय बिजनेस होता है मासिक या प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो? ऐसे मैं कोई एग्जैक्ट अमाउंट राशि तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसा कि हाँ, आपस में हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो उसे एक आंकड़ा निकलता है। उस बेसिस पर कहा जा सकता है कि यहाँ करीब करीब लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का कपड़ा पर डे बनता होगा, और ये सारे के सारे कपड़े पूर्वी भारत के गरीब राज्य जो हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और आसाम,
इन्हीं राज्यों में बिकने जाते हैं। इनके ग्राहक भी गरीब परिवार के लोग ही होते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े कोई उच्च क्वालिटी के नहीं होते हैं। हमारे कपड़े बिल्कुल गरीब वर्ग के लायक ही होते हैं, गमछा वगैरह या फिर लॉन्ग क्लॉथ है सब, और सस्ते कपड़े बनते हैं। क्या वजह है कि हम बेहतर कपड़ा नहीं बना रहे हैं? बढ़िया कपड़ा क्यों नहीं बना सकते? बढ़िया कपड़ा नहीं बना पाने का ऐसा तो है नहीं कि पूरा बिहार बंगाल सिर्फ गरीब ही है और सब लोग थर्ड क्लास के ही कपड़े पहनते हैं। आज तो हर जगह ब्रांडेड कपड़े लोग पहनते हैं, सही बात है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ओल्ड है। जो पावर लूम या अदर तरह की मशीनें अहमदाबाद, मुंबई या और भी हमारे विकसित शहरों में जो रिटायर कर दी गई है, हटा दी गई हैं, वो मशीनें हमारे यहाँ लगी हुई हैं। एक भी नया टेक्नोलॉजी का मशीन, शायद 2-4 मशीन है, इसके अलावा नहीं है। तो पहला नंबर तो है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी को परचेज करने में, ख़रीद कर यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनमें करोड़ों की पूंजी लगती है। और यहाँ पे जो बुनकर परिवार हैं, चाहे वो अपना ही पूंजी से क्यों न काम करते हो, बहुत छोटी पूंजी वाले हैं, और इसलिए वो उच्च टेक्नोलॉजी के मशीनों को लाने में सक्षम नहीं है और अच्छे कपड़े बनाने में सक्षम नहीं है, और उसके लायक जितना पूंजी चाहिए वो पूंजी भी नहीं है। क्योंकि अगर हम उच्च क्वालिटी के कपड़े बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगा और उसके लिए पूंजी ज़्यादा चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है। और यही कारण हम अभी तक पुराने या सस्ते कपड़ों में पड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ हैं जितेंद्र जी, जो बचपन से ही इस पेशे में हैं। ये एक तरह से इनका खानदानी पेशा है और बाद में 1976 से, जैसा कि ये बता रहे हैं, अपना इन्होंने ये शुरू कर दिया। कितनी मशीनें हैं अभी आपके पास? 8 मशीनें हैं। 8 मशीनें? 8 मशीनें। डेली कितना उत्पादन कर लेते हैं? डेली लगभग हम आवाज़ काफी है। डेली कितना कपड़ा लगभग 400 गमछा तैयार हो जाते हैं डेली। 8 मशीन जब एक साथ काम करें तो? 8 मशीन। इसमें कितने मजदूर लगाते हैं आप? मजदूर हमारे यहाँ 2 लगते हैं और इसके अदर में 2 और रहते हैं। मशीन पर काम करने वाला 2 और इसका और जो प्रोसेस है उसके लिए 2 और 4 लोग। जितेंद्र जी, जो कपड़ा बनाते हैं इसकी सप्लाई कहाँ करते हैं? देते कहाँ पर है, भेजते कहाँ हैं? हम लोग अभी कुछ मानपुर में ही बिक जाते हैं, अड़हतिया के यहाँ जो कपड़े का अड़हत किए हुए हैं वो भी ले लेते हैं, और बाकी कपड़े जो है सो बंगाल जाता है। अच्छा, बंगाल जाता। बंगाल में वो जो है व्यापारी, वो आपके यहाँ आता है या वो अड़हतिया से ले जाता है? नहीं, वो हमारे यहाँ आता है। अड़हतिया भी जो है ऑर्डर करता है, हम लोग उसको माल देते हैं, और व्यापारी लोग भी ऑर्डर करता है माल, ये आपको ट्रांसपोर्ट से जाता है। एक और चीज़ बताइए, जो बाजार में हम लोग गमछा लेते हैं, आमतौर पर तो यहाँ पर जो चीज़ है वो लगभग अधिकतर तो कॉटन ही बनता होगा। हाँ, कॉटन ही बनता है लगभग। टेक्सराइज भी थोड़ा बनता है, जो टेक्सराइज में भी कुछ 10% उसका काम होता है, बाकी तो कॉटन का ही काम होता है। बाजार में जो ये हम लोग गमछा खरीदते हैं आमतौर पर, जो देख रहे थे अभी आप लोग इसमें जो हैंडलूम में बन रहा था, आप ये कीमत का कितना फर्क पड़ जाता है, इससे आप अनुमान लगाइएगा। जब हम लोग जितेंद्र जी से पूछ रहे हैं कि एक गमछा मोटे तौर पर यहाँ से आप लोग कितने में देते हैं? हम लोग अड़हतिया को, जो हमारे पास अभी क्वालिटी है, वो हम लोग अड़हतिया को 110 रुपया में 4 पीस देते हैं, और अड़हतिया वाले या अड़हतिया को दे या बंगाल भेजते हैं वो 110 रुपया। और उन लोग जो रिटेलर को देते हैं या फेरी वाला ले जाता है, तो फेरी वाला ये उन लोग एक गमछा पर 10 रुपया से 20 रुपया तक मुनाफा रख के उन लोग देते हैं। हर जगह यही होता है, जो उत्पादन करता है उसका मुनाफा कितना कम हो जाता है। मोटे तौर पर 27.5 रुपये का एक गमछा ये लोग बेचते हैं, जिसे हम और आप 100-150 रुपये में फिर बाजार से खरीदते हैं। सरकारी प्रोत्साहन की बात है। अगर 15 साल जंगल राज का उदाहरण देते हुए नीतीश बाबू भी काट दिए,
और ये 15 साल अगर नीतीश बाबू इस उद्योग को जीवित रखने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए हुए होते तो आज हमारे पास 8 लूम नहीं, कम से कम 20 लूम होता। सरकारी नीति यहाँ इतना गंदा है और इतना बिजली रेट है। बगल में यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार 70 रुपया HP वो एक फिक्स बिजली का रेट ले रही है और हमारे यहाँ 500 रुपया HP बिजली का रेट लगती है, जिसके चलते जो है और बाज़ार में प्रतिस्पर्धा में हमारा कपड़ा महंगा लगता है। क्या क्या सरकार से सुविधा आप लोग चाहते हैं? हम लोग को अब तक नीतीश सरकार के द्वारा 3 रुपया यूनिट बिजली सब्सिडी मिलती रही, लेकिन वो भी भरपाई करने के लायक नहीं है, क्योंकि बगल का कपड़ा यूपी का जो प्रोडक्शन है कपड़ा, उससे हम लोग को लगभग 40% रेट में ऊंचा पड़ता है कपड़ा का। मशीन पर सरकार सब्सिडी देती है कुछ? बिल्कुल नहीं, मशीन पर बिल्कुल नहीं देती। आगे पर नहीं, किसी तरह का कुछ ये मदद नहीं है। जो भी सरकारी अनुदान है वो बिजली सब्सिडी 3 रुपये यूनिट है, बाकी कुछ नहीं है। ये हमारे साथ जितेंद्र जी थे। अभी और लोगों से हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे। आप देखिए कि हैंडलूम का व्यवसाय कैसे मानपुर में खड़ा है। जब बिहार सरकार हमेशा रोना रोती है कि हमारे यहाँ उद्योग नहीं है और बाहर के लोगों को अलग अलग पैकेज दे करके बुला रही है, उस समय एक नज़र कम से कम सरकार को मानपुर पर देना चाहिए। ये मानपुर हमारा एक बड़ा हब बन सकता है इंडस्ट्री के हिसाब से। जिस समृद्ध भारत की हम लोग कल्पना करते हैं, वो यही समृद्ध भारत था कि पूरा भारत एक इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट बना हुआ था, एक कंट्री था। हर जगह हर घर में उद्योग धंधे चलते थे, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग अधिक था। परिवार के हर सदस्य उसमें लगे रहते थे। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% का योगदान भारत का होता था। कैसा रहा होगा भारत, उसे यहाँ पर हम लोग महसूस कर सकते हैं। ये उस परिवार में हम लोग हैं जहाँ सब लोग, और इस पटवा टोली की खासियत है कि परिवार के लगभग सभी लोग इस धंधे में शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है कि उन्हें घर का भी काम करना होता है और उसके साथ फिर यहाँ पर भी आकर के काम करना होता है। घर का काम करके यहाँ कैसे काम कर लेती हैं? घर का काम करते हैं दिन में, और घर का काम करते हैं दिन में, और सुबह में भोर में 4 बजे सुबह से हम लोग काम कर लेते हैं। अच्छा, 4 बजे सुबह से काम करते हैं, 8-9 बजे तक काम करके फिर घर का काम करते हैं। और जो बाहर जाते हैं, हाँ, जो बाहर जाते हैं काम करने, वो सुबह घर के काम करते हैं और 8 बजे से ड्यूटी जाते हैं, बाहर का काम करने जाते हैं। और जो घर का काम है हम लोग का, तो हम लोग 4 बजे सुबह से करते हैं काम। 4 बजे सुबह से करते हैं, 9 बजे दिन तक करते हैं। इधर फिर 4 बजे शाम से करते हैं, 8 बजे रात तक करते हैं। तो ये चीज़ बताइए कि जो मुनाफा होता है उसमें आपको भी मिलता है कि अकेले रख लेते हैं? यही काम तो सारा तो काम होता है। पैसा हमको मिले या हमको हस्बैंड रखे, तो हाँ, सब इसी काम से करवे करते हैं, सारा काम होता है। एक ही जगह पैसा रहता है? हाँ, एक ही जगह पैसा रहता है। अंग्रेज आए चले गए, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली, उदारवाद भारत में आया, अर्थव्यवस्था में ढेर सारे परिवर्तन हुए, यंत्रीकृत सब कुछ हो गया। इसके बावजूद पटवा टोली उसी बुलंदी के साथ, जरूर अंदर दर्द थोड़ा सा छिपा हुआ है, लेकिन उसी बुलंदी के साथ आज भी खड़ा है। लगभग सभी जगह जहाँ कपड़ा उद्योग हैं वहाँ हैंडलूम की जगह पावरलूम ने ले लिया है। हालांकि हैंडलूम ही कहा जाता है, लेकिन अब हैंडलूम मिटने के कगार पर है, कहीं कहीं बच रहा है। ये पटवा टोली में यहाँ जहाँ हम लोग अभी आए हैं, यहाँ पर हैंडलूम पर लोग काम कर रहे हैं। और हमारे साथ एक बाबा हैं जो देखने से लगता है बहुत लंबे समय से यहाँ ये काम में लगे हुए। कब से कर रहे हैं बाबा ये काम? ये कम से कम 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। अब हैंडलूम खत्म हो गया तो अब पावरलूम काहे नहीं ले रहे हैं? ना, पावरलूम हम लोग से ना होता। रात का, दिन का, और भी 6 गो लूम चलाने का तो हम लोग का बस रहता है। तो ज़्यादा काम होगा ना उस पर? ज़्यादा जैसे संभालना ना पाएंगे। अच्छा, इसमें संभाल नहीं पाएंगे। सब लोग कैसे संभाल रहे हैं? हाँ, जो बुढ़ा लोग है ना संभाल। अच्छा, जवान लोग है वो ही कर रहा है। अच्छा,
तो ये आपका अपना है या नहीं मजदूरी यहाँ करते हैं? मजदूरी का कितना मजदूरी मिलता है 200 रुपया 200-250 रुपया काम करते हैं डेली का? डेली। कितने बजे से कितने बजे तक करते हैं? 8 बजे से लेके 5 बजे तक। 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक, मतलब उधर 5 घंटा और इधर 4 घंटा, 9 घंटा। 9 घंटे। तो बीच में खाने पीने के लिए हाँ। छुट्टी मिलेगी। क्या क्या बनाते हैं आप? बस यही लहंगा साड़ी बनता है। लहंगा साड़ी। हम पटवा टोली में अभी जहाँ हैं, यहाँ पर एक और चीज़ देखी कि यहाँ पर कपड़ों की रंगाई हो रही थी, उस पर अलग अलग तरह के प्रिंट किए जा रहे थे। ये फर्क बाकी जगह का अभी जहाँ तक घूम रहे थे। धीरे धीरे ये टोली में आधुनिकता भी आ रही है। CCTV सामने दिख रहा है कि अब लग गया है। हालांकि जो जैसे घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग चलता है सामान्य तरीके से, वैसे ही घर में लोग काम कर रहे हैं। कितने मजदूर आपके यहाँ भी काम करते हैं? हमारे के यहाँ लगभग अभी 10-11 मजदूर काम कर रहे हैं और सारा प्रिंटिंग का ही काम करते हैं। और फिर मशीन चलाने के लिए अलग से करीब लगभग 22 लेबर काम करते हैं। हाँ, मजदूरों में कितना मेहनताना परिश्रम कभी देते हैं? मेहनताना उन लोग जितना काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग वेतन देते हैं। लगभग 300 रुपया 350 रुपया लगभग आ जाता है एक मजदूर का। क्या क्या बना रहे हैं अपने यहाँ? हमारे के यहाँ गमछा बन रहा है और रामनामी चादर बनता है, वही सब काम होता है। और रजाई का खोली भी बनता है, यही सब एक साधारण जो ऐसे गमछा है, फिर उसको अगर रंगते हैं और डिजाइन करते हैं तो खर्च में कितना अधिक फर्क पड़ जाता है? साधारण गमछा जो बिकता है और फिर उसमें माड़ी लगता है, रंगैया होता है, प्रिंटिंग होता है, तो उसमें 30 रुपया चौका हम लोग एक्स्ट्रा उसमें लेबर कॉस्ट आ जाता है। फिर उसको हम बाज़ार में उतना मुनाफा लेकर के हम बेचते हैं। एक और यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि ये कोई संगठित क्षेत्र नहीं है। एक ही समुदाय के लोग मुख्य रूप से हैं। पटवा और तांती हैं। पटवा सबसे अधिक है, कुछ लोग तांती भी और कुछ मुस्लिम समुदाय से भी इसमें हैं। लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई संगठन नहीं है और ना ही सीधे बाजार से कोई संपर्क है जैसा पता चलता है। कुछ लोगों का है लेकिन लगभग न के बराबर है और सीधे ये आढ़तियों को बेचते हैं, वहाँ से इनका शोषण शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं करते कि आप खुद ही बाज़ार में सीधे सप्लाई करते, आढ़तियों को आप लोग नहीं बेचते? ऐसा बाहर माल बेचने के लिए कोई वैसा साधन भी नहीं है, इसलिए यहाँ लोकल आढ़त में भी जाता है और लोकल आसपास बाज़ार के जो आते हैं वो खुदरा माल ले जाते हैं यहाँ से। जैसे उड़ीसा माल हम भेजते थे, तभी लॉकडाउन से बिल्कुल बंद हो गया है क्योंकि आने जाने का साधन नहीं बचा है। पहले ट्रेन से माल जाता था, लेकिन अभी तो सारा ट्रेन बंद है, इसलिए अब वो सब आइटम नहीं बन रहा है। अब जो लोकल जो बाज़ार में बिकता है, यही कारण है कि लोकल पर ही हम लोग धीरे धीरे आश्रित होने जा रहे हैं क्योंकि धाम पर पर्यटक आना बंद है लगभग 9 महीना जब से लॉकडाउन लगा है, इसलिए काफ़ी पूंजी भी फंसा हुआ है और बैंक में भी ब्याज लग रहा है। यही सब प्रॉब्लम है कि लोकल पर ही हम लोग अभी आश्रित हैं। चलिए, बैंक पर एक अलग से जानकारी ये है। हाँ। बैंक से क्या क्या सुविधा मिलती है? बैंक से लोन मिलने में कितनी आसानी या दिक्कत होती है और इंटरेस्ट रेट क्या है बैंक का आप लोगों के? बैंक का इंटरेस्ट रेट तो 9.5% लगभग अभी है, लेकिन नया लोन सेक्शन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि जो पहले से चल रहा है बस उतना ही अभी है, सीमित है। वही रिन्यूअल कभी कभी हो जाता, कभी साल 2 साल बाद होता है। नया लोन देने के कोई भी बैंक मूड में नहीं है पटवा टोली में। एक ये आमतौर पर भ्रम रहता है कि हैंडलूम में या पावरलूम में सिर्फ जो सादा वस्त्र हैं, जो बिल्कुल प्लेन है, वही बनता है, मतलब डिज़ाइन उसमें खास नहीं बनाया। लेकिन ये केवल एक भ्रम है। अब हैंडलूम और पावरलूम में भी कई तरह के डिज़ाइन बन रहे हैं और वैसे भी कपड़े जो सिर्फ हैंडलूम पर अब कभी बनते थे, अब पावरलूम पर भी आ गया है। जैसे यहाँ पर जब हम आए, यहाँ ये गोदाम टाइप का है, यहाँ बने हुए कपड़े ढेर सारे रखे हुए हैं, बिछाने वाला कपड़ा भी है, कवर है रजाई और तोशक का, या गमछा वगैरह भी अलग अलग तरह का। एक ये गमछा मिला जिसे अभी आप देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं इस गमछे को? बाकुड़ा गमछा। अच्छा, तो इसे जब आप सप्लाई देते हैं, पहले इस पर भी बात हम लोग कर लेते हैं। इसको जब आप लोग देते हैं तो ये व्यापारियों को किस रेट में देते हैं?
ये हम 95 रुपये जोड़ा बेचते हैं अच्छा व्यापारी का, अच्छा, जिसमें GST इंक्लूडेड है। 95 रुपये में। हाँ, नेट 95 का। अच्छा, बाकी ये सब जो माल यहाँ पर दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ ये सप्लाई यहाँ से जाता है? यहाँ से पूरा बंगाल में सप्लाई किया जाता है, आसनसोल, बर्धमान और मुराराई हो गया। मैंने पूरा जो बंगाल का एरिया जो है, जो गरीब तबके के लोग का जो गमछा को इस्तेमाल करते हैं, मानपुर के बने हुए कपड़े का ही इस्तेमाल करते हैं। लगभग मानपुर का 80% गमछा बंगाल में ही खपत होता है। अच्छा, और बिहार में कहाँ से आता है? बिहार में आता है यूपी से ऐसा क्यों पॉलिस्टर। होता ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ का मजदूरी रेट बहुत ज़्यादा है कारीगर का, अच्छा, और बिजली रेट भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। यूपी सरकार के अपेक्षा यहाँ का बिजली रेट बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर यूनिट पे सब्सिडी भी सरकार दे रखी है इधर 4-5 साल से, फिर भी यूपी के अपेक्षा यहाँ का रेट महंगा पड़ता है। यूपी में जल्दी तक तो फिक्स रेट पर ही काम हो रहा था, छोटा मशीन का 65 रुपया और बड़ा मशीन 130 रुपया महीने का। लेकिन यहाँ जो है प्रति मशीन लगभग 700-800 रुपये प्रति महीने के लगभग दर पर आती है बिजली बिल सब्सिडी के बाद, तो उतना रेट कॉस्ट ऊंचा पड़ता है यहाँ का कपड़ा। तो ये डर नहीं रहता है कि कल को गए बंगाल वाले लोग भी जान जाएंगे कि यूपी से सस्ता मिलता है और वहीं से? उन लोग को सारा मेथड पता है, लेकिन यहाँ का जो कपड़ा है वो सिर्फ यहीं बन सकता है। यहाँ प्योर सूती कपड़ा बनता है, और यूपी में जो बनता है, जो टांडा हो गया, वहाँ हो गया पॉलिस्टर का कप सिंथेटिक्स बनता है। हम लोग जो यहाँ जितना प्रोसेस से कपड़ा तैयार करते हैं, उतना प्रोसेस उन लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा किया जाता है कपड़े के पीछे तैयार करने में। कितना GST अभी लग रहा है हैंडलूम पर? 5%। 5%? हाँ, हैंडलूम पर। पॉलिस्टर में 12%। अच्छा, पॉलिस्टर का अगर बनाते हैं तो 12%। धागा आप लोग कहाँ से मंगा रहे हैं? धागा यहाँ पंजाब से और साउथ से, तमिलनाडु से आता है। अच्छा, आपके पास अभी कितना हैंडलूम है? पावर लूम है हमारे पास। हाँ, कितना पावर लूम है भाई? 26 पावर लूम है। 26 पावर लूम है। कितने मजदूर उसमें लगे हुए हैं? उसमें करीब दोनों शिफ्ट मिला के 10 मजदूर हैं। डेली का कितना प्रोडक्शन होगा कपड़े का? डेली का 300 से 400 चौका गमछा तैयार होता है। मतलब एक में 4 गमछा वाला? हाँ हाँ। और इसके अलावा बाकी चादर वगैरह ये सब? हाँ हाँ, सब मिला के 300 से 400 चौका। हाँ। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कुछ ऐसा ही हाल बिहार का भी है। खास करके सरकारों का मामले में ये बात कहें, बहुत लंबे समय से, दशकों से हम लोग रोना रो रहे हैं कि बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, और बाहर से उद्योग लाने के लिए बाहर के उद्योगपतियों को हर तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें हर तरह की पूंजी उपलब्ध कराने से लेकर के तमाम सहूलियत देने के लिए सरकार तैयार रहती है। इसके बावजूद कभी कुछ हुआ नहीं बिहार में। अगर सरकार इस तरफ नज़र डाले मानपुर के पटवा टोली को, और इस तरह से एक मॉडल बना करके बिहार के अलग अलग इलाकों में इस तरह से ये करे, तो बिहार कम से कम कपड़ा उद्योग में बहुत बेहतर कर सकता है। पटवा टोली इसका उदाहरण है कि बिना खास सरकारी सहायता के नाम पर आप समझ लीजिए कि थोड़ी सी सब्सिडी बिजली में, उसमें भी नाम मात्र की, इसके बावजूद अपने दम पर ये पटवा टोली सब कुछ ये कर रहा है कि सरकार को पटवा टोली को एक मॉडल के रूप में विकसित करे, और ऐसा ही बिहार के दूसरी जगहों पर भी करे। जो बंगाल, खास करके पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश कहलाता है, पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है कपड़ा उद्योग के लिए, धागों के लिए, उसी के बगल में पश्चिम बंगाल में, जो भारत का हिस्सा है बंगाल ही, उस पश्चिम बंगाल में यहाँ से, गया से कपड़ा भेजा जा रहा है, यहाँ का माल सप्लाई हो रहा है। ये एक बड़ा उदाहरण है कि हम कैसे आगे तरक्की कर सकते हैं, बशर्ते कि सरकार भी अपने आसपास नज़र डाले। आप देख रहे हैं द फ्रीडम पर ये गया के पटवा टोली की यात्रा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।